एवरीवन, आज पढ़ेंगे लखनवी अंदाज। लखनवी अंदाज पढ़ने से पहले हम उनकी लेखक की ओर चलते हैं और लेखक की क्या विशिष्ट शैली थी, उन्होंने इस रचना को किस उद्देश्य से लिखा, ये सारी बातें जानते हैं। यशपाल का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। वहाँ उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। भगत सिंह और सुखदेव के बारे में आप सभी जानते हैं कि ये क्रांतिकारी रहे हैं और इन्होंने देश के लिए अपनी जान दी। तो इन्होंने भी स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया, क्रांतिकारी बने और इन्हें जेल भी जाना पड़ा। इनकी मृत्यु सन 1976 में हुई। यशपाल की रचनाओं में आम आदमियों की झलक मिलती है और इनकी शैली जो है यथार्थवादी शैली कही जाती है, जो एक विशिष्ट रचनाकार के लिए विशेष होती है। इन्होंने राजनीतिक रूढ़ियों को उन्होंने अपनी रचना में राजनीति के पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ अपनी खास रचनाओं में उन्होंने उस शब्द को मुखरित किया है। उनकी कहानी संग्रहों में ज्ञान दान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान व दूलिया फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। तो इस तरह यशपाल जी की रचनाएं काफ़ी प्रसिद्ध हुईं। पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ इनकी रचनाएं मुखरित हैं मतलब प्रसिद्ध हैं। इनकी कहानी संग्रहों में ज्ञान दान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान व दूलिया फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है और इनकी उपन्यास भी काफ़ी प्रसिद्धि पाई। इनकी उपन्यासों ने भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है, अर्थात भाषा उनकी स्वाभाविक है और उनकी रचनाओं में सजीवता अर्थात सत्यता दिखाई देती है। चलिए थोड़ा सा इसका केंद्रीय भाव समझ लेते हैं कि आखिर इसमें लेखक ने क्या बताया है। यूँ तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जाती, अर्थात कोई भी यदि आपको विषय नहीं है, आपके पास विचार नहीं है, तो कोई भी कहानी को आप रचना नहीं कर सकते। इस तरह ये यशपाल जी का कहना था, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को हम पढ़ सकते हैं। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। अर्थात आपको समझ में आ रही है, यशपाल जी उस पतनशील सामंती वर्ग अर्थात जो वर्ग अपने आप को ऊंचे कुल में मानते हैं, अपने धन घमंड करते हैं, एक शाही जिंदगी जीते हैं, उनकी वास्तविकता को इस रचना में लेखक ने बताया है, जो कि एक बनावटी जीवन जीते हैं। हर चीज़ उनका बनावटी होता है, जिसको लेखक ने बड़े ही सरल माध्यम से, बड़े ही स्वाभाविक माध्यम से उस चीज़ को उन्होंने इस रचना में प्रस्तुत किया है। आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है, ये हकीकत बात है। ऐसी घटनाएं आपको जगह जगह देखने मिलेंगी कि लोग अंदर कुछ और हैं और बाहर कुछ और ही दिखाई देते हैं। उनकी पूरी लाइफ स्टाइल, पूरी जीवन शैली बनावटी है और कहा जाए तो हकीकत में तो हर व्यक्ति आज का बनावटी जीवन ही जीने लगा है। हम नवाब साहब को चोरी छुपे देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर तो गाड़ी की खिड़की से बाहर देख स्थिति पर गौर कर रहे थे। सोच रहे होंगे कि क्या करूं, कैसे करूं। फिर नवाब साहब ने हमें अचानक संबोधित किया, आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक़ फरमाइए। नवाब साहब ने हमसे खीरे खाने के लिए कहा। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। लेखक कहने लगे, अचानक ही नवाब साहब परिवर्तित हो गए। हमने भाप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ दे लेना चाहते हैं। जनाब जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक़ फरमाइए। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से
खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़ कर सामने बिछा लिया। जो खीरे के नीचे नवाब साहब के तौलिया रखा हुआ था उसको उनने क्या किया, झाड़ कर नीचे बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया। जो सीट के नीचे उनने लोटा रख रखा था नवाब साहब ने, उस लोटे को निकाला और खीरे को कहाँ धोया, खिड़की के बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब में चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। जैसे हम खीरे को मलते हैं उसकी कड़वाहट हटाने के लिए, वैसे ही। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छील कर फाँकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। कैसे, जैसे अब खीरा काटते हैं गोल 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 तरीके से, वैसे ही उन्होंने क्या किया, खीरे को अच्छे से काटा और उसको तौलिए पर सजा दिया। लखनवी स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। तो इस तरह जो लेखक थे वो समझ गए कि लखनऊ में जो खीरा बेचते हैं वो क्या करते हैं, इस तरीके का इस्तेमाल बहुत अच्छे से जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। आप लोग भी कभी ट्रेनों में सफ़र करते हैं तो देखते होंगे कि खीरा बेचने वाली टोकनी में खीरे लिए रहती है और वो साथ में नमक भी देती है। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फाँकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी मतलब छिड़क दी उसके ऊपर। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि इस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से पल्लावित हो रहा था। मतलब जब वो खीरा काट रहे थे नवाब साहब तो उसका स्वाद उनके मुंह में आ रहा था। ये उनके भाव भंगिमा, भाव के उससे, चेहरे के इससे, एक्टिविटी से पता चल रहा था कि नवाब साहब को मुंह में खीरे का स्वाद आ रहा है। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे, हम छुप छुप कर आंखें बचा के चुरा के देख रहे थे कि ये कर क्या रहे हैं, मियाँ रईस बनते हैं। और सोच रहे थे मन ही मन लेखक कि बड़े रईस बन रहे हैं। और खीरे के काटने के तरीके से तो ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई खीरा बेचने वाले हो। लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में हम अपनी असलियत पर उतर आए। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह शौक कीजिए, लखनवी का बालम खीरा है। और नवाब साहब ने फिर हमारी ओर देखा और कहा कि शौक फरमाइए, ये लखनवी का बालम बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताज़े खीरे की पनितियाती फाँके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था। लेखक कहते हैं कि जब नमक मिर्च नवाब साहब उसमें छिड़क रहे थे तो उसके पानी भरा फाँके जो खीरे के थे उसको देखकर मुंह में पानी तो ज़रूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे हम। लेखक कह रहे हैं लेकिन हमने पहले ही मना कर दिया था, अब कैसे मांग सकते थे खीरा। आत्मसम्मान निभाना की उचित समझा और हमने आत्मसम्मान को बनाए रखना ही उचित समझा। ये एक बार मना करने के बाद कौन कहेगा कि हमें ये वस्तु चाहिए। उत्तर दिया शुक्रिया। और हमने क्या कह दिया नवाब साहब को, शुक्रिया नवाब साहब, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, मैदा भी ज़रा कमज़ोर है, किबला शौक फरमाई। और इस तरह नवाब साहब कह रहे हैं कि अभी तो उसकी महसूस नहीं हो रही, मतलब ये जो खीरा है वो क्या करता है, पेट में अपच कर देता है, ऐसा नवाब साहब कह रहे हैं। और मैदा को मतलब अपनी डाइजेशन को कमज़ोर कर देता है। इस तरह फिर भी शौक फरमाइए, ऐसा नवाब साहब कह रहे हैं। नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से नमक मिर्च के संजोग से चमकती खीरे की फाँकी की ओर देखा। और नवाब साहब ने जो नमक मिर्च खीरे में लगा रखे थे उसको बड़ी ही संतुष्टि से उन्होंने उन फाँकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया और खिड़की के बाहर देखकर उन्होंने लंबी श्वास ली और उसको सूंघा। खीरे
एक फाँक उठाकर ओंठों तक ले गए और खीरे की एक फाँक को, उसकी कली को, उसके एक पार्ट्स को उठाकर उन्होंने क्या किया, ओंठ तक ले गए। फाँक को सूंघा और इस तरह वो जो कटा हुआ खीरा था उसकी फाँक को उन्होंने सूंघा। ये सब देख के लेखक के मुंह में पानी भर आया। इस तरह तब नवाब साहब ने फाँक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। उस खीरे की जो फाँक थी, जो कट था उसको क्या किया, उसने बाहर छोड़ दिया, बाहर फेंक दिया खिड़की से। नवाब साहब खीरे की फाँकों को नाक के पास ले जाते और उसे सूंघ कर उसका स्वाद लेकर मतलब बाहर से ही सूंघ कर उसको खिड़की से बाहर फेंक देते थे। नवाब साहब ने खीरे की सब फाँकों को खिड़की से एक एक करके बाहर फेंक दिया और तौलिए से हाथ पोंछ लिए उन्होंने और इस तरह ओंठ भी पोंछ लिया। और मेरे को लेखक कह रहे हैं, मुझे बड़े गर्व से दिखाने लगे अपनी आंखों में चमक लाकर कि मानो कह रहे हों कि एक ख़ानदानी रईसों का तरीका है। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। नवाब साहब ने मुझे दिखाने के लिए इतना ताम झाम किया और फिर ये सब करते करते हुए थक कर वहीं लेट गए। इस तरह अब मैं भी इस तहजीब नज़ाकत को देखकर हैरान रह गया कि एक ऐसी नवाबी है और किस तरह से लोग ऐसी नवाबी गिरी दिखाते हैं। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का छोटा सा सूक्ष्म हमें एक तरीका ज़रूर कहा जा सकता है। हम इसे एक तरीका कह सकते हैं कि यदि हमें दूर से सुगंध और स्वाद लेना है तो हम उसको दूर से सूंघ लें। लेकिन इस तरीके से क्या पेट भरेगा? ऐसा नहीं है। कभी भी सूंघने और स्वाद लेने से उसका पेट नहीं भरता, उनका पेट नहीं। हमने तो यहाँ तक हद कर दी कि उन्होंने डकार भी ले ली। खीरे की सुगंध और स्वाद का अनुभव करके बाहर से ही उन्होंने एक डकार ली। नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है। और नवाब साहब ने हमें बताया कि खीरा लजीज मतलब स्वादिष्ट तो होता है, लेकिन शकील नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। मतलब पाचन के लिए खीरा सही नहीं है, वो पचाने में देरी लगती है खीरे को और ये हमारे पेट पर बोझ डाल देता है, हमारे स्टमक पर बोझ डाल देता है। ऐसा नवाब साहब का कहना था। मेरी आंखें खुल गईं। मैंने पहचाना कि यही मेरी कहानी के लेखक हैं जिन्होंने पूरे कहानी लिखी। इस पर नवाबी पर अपने दिखावे पर खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार यदि आ सकता है। लेखक एक व्यंग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यदि खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से ही यदि हमारा पेट भरता है और उसे देखकर हम डकार मार सकते हैं, तो मैं बिना विचार, बिना घटना, बिना पात्र के ही लेखक की इच्छा मात्र से ही नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? कहानीकार भी बिना विचारों की कहानी लिख सकता है यदि एक नवाब अपने दिखावे के लिए उस खीरे की सुगंध और स्वाद का अनुभव करके उसका डकार ले सकता है। तो बच्चों, आपको ये कहानी समझ में आई होगी, ये रचना समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन पे मैं चर्चा करती हूँ। इसमें नवाब साहब के किन भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं? क्योंकि नवाब साहब ने कोई जवाब ही नहीं दिया, कोई पूछा ही नहीं, कुछ उत्सुकता ही नहीं दिखाई कि कहाँ कैसे आए। तो इस तरह से देखकर लेखक को लगा कि शायद नवाब साहब मेरे से बातचीत नहीं करना चाहते। तो इस तरह से ऐसी कुछ इसमें प्रश्न हैं जिनका उत्तर आप, यदि आपने इस रचना को समझी है तो उसका उत्तर आप दे सकते हैं। धन्यवाद बच्चों। यदि आपको ये मेरा एक्सप्लेनिंग समझाना ठीक लगा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और यदि आपको कोई प्रश्न कन्फ्यूज़न है आपको किसी प्रश्न में या किसी इसमें, तो आप उसको बेझिझक मेरे चैनल पे पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनली आप भेज के क्वेश्चन कर सकते हैं। धन्यवाद।